इतिहास की सीरीज में आप सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोग जिस तरह से हमारे द्वारा क्लासेस शेयर की जाए वे सारी क्लासेस को आप देखते चलिए। निश्चित तौर पर इतिहास जैसा विषय आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और इतिहास से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं दावा करता हूं। बस आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लासेस को देखना है और हो सके तो नोट्स भी आप बनाते चलिएगा। आइए अब बात करते हैं आज के विषय के बारे में। अच्छा, जिन लोगों ने पहली वाली क्लास को नहीं देखा हुआ है और दूसरी वाली क्लास को नहीं देखा हुआ है वे लोग क्या करेंगे, जब समय पाएंगे तो पहली और दूसरी क्लास को जरूर देख लेंगे, क्योंकि हमने उसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करवाया हुआ है। आइए अब बात करते हैं, जैसा कि बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में, जिसे क्या कहा गया है, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया है, या क्या कहा गया है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे कहा गया है। आइए समझ लेते हैं कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। दरअसल क्या होता है कि सिंध में रहने वाले जो लोग थे उन्हें क्या कहा गया है, सैंधोवासी कहा गया है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो रहने वाले लोग थे उन्हें क्या कहा गया है, सैंधोवासी कहा गया है। तो इन लोगों ने सबसे पहले किस धातु के बारे में खोज किया था, तो सबसे पहले इन लोगों ने तांबा धातु के बारे में खोज किया था। यानी कि सबसे पहले इन्हें जो जानकारी मिली थी तांबे के बारे में जानकारी मिली थी। और आगे चलकर क्या होता है, इन्हें टिन मिल जाती है, एक नई धातु मिल जाती है टिन, और फिर क्या करते हैं, अपना जो मानव की शैतानी दिमाग है उसको लगाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु बना लेते हैं। तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु बना लेते हैं और जिसे क्या कहा जाता है, कांसा कहा जाता है। जब ये लोग क्या करते हैं, कांसे का प्रयोग करना सीख जाते हैं, तो उस समय उस सभ्यता को क्या कहा जाने लगता है, या इस सभ्यता को क्या कहा जाने लगता है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाने लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं तो इसे किस और सभ्यता के नाम से जाना गया है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना गया है, जो कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। तो भारत की पहली नगरीय सभ्यता के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार अगर नगरों का विकास हुआ है तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही हुआ है, और इसके पहले कभी भी भारत में नगरों का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं इसके बारे में। कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके जो प्रथम अवशेष है हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से इसलिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके जो प्रथम अवशेष मिले हुए हैं वे कहां से मिले हुए हैं, तो हड़प्पा नामक स्थल से मिले हुए हैं। कहां से मिले हुए हैं, तो हड़प्पा नामक स्थल से मिले हुए हैं। दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश जो मिले हुए हैं सिंधु नदी के किनारे पर ही अवस्थित है। तो इसके ज्यादातर जो स्थल रहे, स्थल का मतलब हो जाता है साइट्स, तो स्थल को क्या कहा गया है, साइट्स की बात करते हैं। तो ज्यादातर स्टार्टिंग के जो साइट से मिले हुए हैं सिंधु नदी के किनारे पर, यानी कि तट पर ही मिले हुए हैं, यानी कि बैंक पर ही मिले हुए हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसके आरंभिक स्थलों में से ज्यादातर जो स्थल कहां से मिले हैं, सिंधु नदी के किनारे से मिले हुए थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना माना गया है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से अगर आप देखें तो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर यदि आप देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है वो है 2350 से लेकर 1750 तक है। 2350 से लेकर 1750 तक है। और भी कई काल, मतलब देखो और भी तिथियां हैं, अगर आपको किसी दूसरे किताब में दूसरी तिथियां मिलती हैं या इंटरनेट पर दूसरी मिलती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हर एक इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग तिथियां दी गई हैं। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक, ईस्वी तक यदि आप देखते हैं या ईसा पूर्व तक, बीसी तक आप देखते हैं तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना गया है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता
एक मिनट दोस्तों, हाँ चलिए। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता जो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे माना गया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है। दरअसल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ना, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे इतिहासों के बारे में खोज करता है, यानी कि उत्खनन करने का काम करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो लॉर्ड कर्जन को जाता है। किसे जाता है यह श्रेय, तो लॉर्ड कर्जन को जाता है। ये दोनों ही बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहां से प्रश्न जरूर बन सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे माना गया है और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। ये दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जन्मदाता हैं वे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है दोस्तों। और दूसरी बात करते हैं तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो लॉर्ड कर्जन को जाता है। किसे जाता है, तो लॉर्ड कर्जन महोदय को जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ये अंग्रेज व्यक्ति है तो इसे लॉर्ड वोर्ड कौन कहेगा, लेकिन अब कहेंगे, क्या कर सकते हैं, कहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे चलकर क्या होता है, दो साइट्सों की खोज की जाती है, मतलब दो स्थलों की खोज की जाती है। अब वे दो स्थल कौन कौन से होते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं बन ही जाते हैं, दोनों ही साइड से क्वेश्चन। ऐसे में अगर देखा जाए तो 1921 में क्या होता है, राय बहादुर दयाराम साहनी जी के बारे में बात करते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी जी के बारे में बात करते हैं तो एक क्या करते हैं, हड़प्पा की खोज करते हैं। एक क्या करते हैं, हड़प्पा की खोज करते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी अगर ये प्रश्न बन जाए कि हड़प्पा की खोज किसने और कब किया था, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि राय बहादुर साहनी ने किया था। कब किया था, तो 1921 में। 1921 के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया था। हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी जी का नेम जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। और अगला पॉइंट हमारा है मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं या जोदड़ो की बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने किया था, कब और किसने। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे ही बनाइएगा कि कब किसने किया था, ठीक है। पहले लिखिएगा कब, फिर लिखिएगा किसने, और जहां कब होगा वहां आप क्या लिखेंगे 1922, और जहां किसने होगा वहां आप लिखेंगे राखलदास बनर्जी। वहां आप क्या लिखेंगे, राखलदास बनर्जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राखलदास बनर्जी। दोनों ही साइट्स का नेम याद रखिएगा। 1921। जल्दी से एक काम करिए आप लोग, क्योंकि आपको हो सकता ना याद हो रहा हो, आप एक काम करिए, जल्दी से पेन कॉपी में छोड़ दीजिए, आप कमेंट करिए फटाफट कि 1921 में क्या किया गया था और किसने किया था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 1921 में क्या हुआ था, हड़प्पा की खोज किया गया था, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट करने से क्या होगा, आपके माइंड में सारी चीजें सेट हो जाएंगी और जिससे आपका जो दिमाग है वो जल्दी से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसका जो कमेंट में आप इसको मेंशन करिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमने आपको बताया कि राखलदास बनर्जी जो थे 1922 में इन्होंने क्या किया था, मोहनजोदड़ो की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बात करने से पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि किन किन बातों पर हमने चर्चाएं कर लिया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने ये जाना हड़प्पा संस्कृति के बारे में कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना गया है। क्यों जाना गया है, क्योंकि तांबा और टिन को मिलाकर एक नई धातु को विकसित किया जाता है और धातु होती है कांसा, और इसलिए क्या कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता इसे कहा जाता है। फिर हमने आपको बताया कि एक तरह से इसे भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है, किसे, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से ही मिले हुए हैं, ये भी हमने जान लिया है। और इसके आरंभिक स्थलों में से ज्यादातर जो स्थल मिले हुए हैं सिंधु नदी के किनारे के स्थल, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित हैं और यहीं से मिले हुए हैं। फिर बात करते हैं, फिर हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कितना है, तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से लेकर 1750 तक हमने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता कौन है,
अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है अलेक्जेंडर कनिंघम? जल्दी से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। बस 2-4 पॉइंट लिख दीजिए, आप पूरा मत लिखिए क्योंकि पूरा आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। जल्दी से 2-4 मतलब कह सकते हैं शॉर्ट में ही लिख दीजिए बस। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हमने आपको बताया कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को जाता है। किसे जाता है? लॉर्ड कर्जन को जाता है। फिर हमने आपको बताया कि दयाराम साहनी ने क्या किया था? हड़प्पा की खोज किया था, यानी हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया था। और कब किया था? 1921 में। फिर हमने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो के बारे में हमने आपको बताया था कि राखल दास बनर्जी ने 1922 में क्या किया था? कि 1922 में इन्होंने किया था मोहनजोदड़ो की खोज। दोस्तों जैसा कि बात करते हैं, मुझे लगता है यहाँ तक मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न मतलब अगले पॉइंट के बारे में। देखिए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में बात करते हैं कि कैसे नगर बने हुए थे, तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके थे, यानी कि ग्रिड सिस्टम पर आधारित। ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो नगर बने हुए थे यानी कि जो नगर बसे हुए थे वे किस पर आधारित थे? तो ग्रिड सिस्टम पर। ग्रिड का मतलब क्या हो जाता है? इस तरह, जहां पर सड़कें, घर बहुत ही अच्छे तरीके, जैसे कि जहां आप रह रहे हैं, अगर आप शहर में रह रहे हैं ना, जैसे कुछ लोग गाजियाबाद, दिल्ली और अलग अलग जगहों पर रह रहे होंगे, तो ये नगर ही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से व्यवस्थित रूप से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहीं ना कहीं बसी थी, यानी कि यहाँ के नगर भी बसे थे, जिसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें जो क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन तैयारी करते हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ, जैसे अगर आप डीएवी चौक जाएं तो डीएवी चौक पर क्या है कि एक दूसरे को सड़कें जो हैं समकोण पर ही काट रही हैं। एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है। इसी तरह से आप लोग कहीं जाइएगा और जहां आप देखिएगा कि एक तरह से चारों तरफ से एक जगह होगा जहां से चारों तरफ के रास्ते निकले होंगे। एक सड़कें इधर से आ रही है, एक सड़कें इधर से आ रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर, एक इधर, मतलब चारों दिशाओं में जो सड़कें जा रही हैं कहीं ना कहीं वो समकोण वाली ही बात कर रहा है, ठीक है। तो सड़कें क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पर सीधी रेखाओं में काटती थी, और इस पद्धति को जाल पद्धति के नाम से भी जाना गया है। और ऐसे में अगर देखा जाए यह शतरंज या शतरंज की बिसात की भांति होती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो किसकी भांति होती है? शतरंज की बिसात की भांति होती है। दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बताया नगर विन्यास पद्धति के बारे में, किस सिस्टम पर आधारित है? तो जाल पद्धति पर आधारित है, यानी कि ग्रिड सिस्टम पर आधारित है। सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर सीधी रेखाओं में काटती हैं, और इसलिए इस पद्धति को क्या कहा गया है? जाल पद्धति कहा गया है, या शतरंज की बिसात की भांति ही होती है। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं टीला के बारे में। टीला के बारे में बात करें तो जब लोग एक ही स्थल पर, जब लोग जो होते हैं एक ही स्थल पर नियमित रूप से रहते हैं, तो इस भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का जब निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीला कहा जाता है। जब लोग जो होते हैं एक ही स्थल पर नियमित रूप से रहते हैं, मान लेते हैं कि एक जगह है, वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? नियमित रूप से रह रहे हैं, फिर क्या कहा जा रहा है? इस भूमिखंड के अनवरत, मतलब कि अनवरत का मतलब हमेशा कह सकते हैं जो काल चल रहा है, उपयोग किया जा रहा है, और पुनः उपयोग से, फिर दोबारा उपयोग से क्या हो रहा है? आवासीय मलबों का निर्माण हो गया। आवासीय मलबों से मतलब आवासीय मतलब आवास का मतलब हो जाता है जो घर होते हैं वे टूट फूट कर क्या हो गए हैं? गिर गए हैं, और वे उससे क्या हो? मलबों का निर्माण हो गया है, और उसे फिर क्या कहा जाता है? टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे टीला कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दरअसल क्या था, जो नगर थे ना वे दो भागों में बटे हुए थे। नगर जो थे दो भागों में बटे हुए थे। एक तो सबसे पहली बात करते हैं, यानी कि शहरी जो मतलब केंद्र है दो भागों में बटे थे, यानी नगर की बात करते हैं। एक तो पश्चिमी टीला की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं तो पूर्वी टीला में। पश्चिमी टीला की बात करते हैं तो यह अधिक ऊंचाई पर थी, और इसमें दुर्ग रहा था, उसके नीचे दुर्ग, फिर टीला, और इसमें कौन वर्ग के लोग रहा करते थे? तो पुरोहित वर्ग के लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं पूर्वी टीला की बात करते हैं, जो कि कम ऊंचाई पर यानी कि निचला शहर था, और इसे नगर टीला कहा गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो कौन लोग रहते थे? तो व्यापारी, नागरिक और सैनिक व शिल्पी वर्ग के लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा
जो शहर थे वो कितने भागों में बटे थे, तो 2 भागों में बटे थे, या नगर जो थे वे कितने भागों में बटे हुए थे, तो 2 भागों में। एक तो पश्चिमी टीला की बात करते हैं जहां पर पुरोहित वर्ग के लोग रहा करते थे, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वे पश्चिमी टीला में रहा करते थे। फिर उसके बाद बात करते हैं पूर्वी टीला की बात करते हैं, तो जो निम्न वर्ग के लोग हुआ करते थे वे लोग कहां पर रहते थे, तो वे लोग एक तरह से आप देखें तो जो निम्न वर्ग के लोग जैसे व्यापारी, नागरिक, सैनिक व शिल्पकार की बात करते हैं, तो वे लोग जो थे वे कहाँ रहते थे, पूर्वी टीला में रहते थे। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये है हमारा लास्ट टॉपिक आज का कि ईंटों का प्रयोग ये लोग कैसे करते थे। तो इनकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो 4:2:1 की बात करते हैं, यानी कि लंबाई की बात करते हैं दोस्तों तो 4 मीटर इनकी लंबाई होती थी और 2 मीटर चौड़ाई कह सकते हैं और 1 मीटर ऊंचाई की बात करते हैं। अगर आप ईंट देखे हो तो ईंट की जो लंबाई वाली है, जो लंबा है वो 4 मीटर और जो चौड़ा है वो 2 मीटर और जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है, तो वो है 1 मीटर। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो इन सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात हुआ करता था 4:2:1 के अनुपात में हुआ करता था। अगली क्लास में हम जानने वाले हैं आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि वास्तुकला का विकास कैसे हुआ था। वास्तुकला के बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। ज्यादा बड़ी क्लास में इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, ज्यादा बड़ी क्लास को नहीं देखते हैं। आपको लगता है कि कब टाइम मिलेगा, जब कभी टाइम मिलेगा तब मैं देखूंगा, और आप जानते हैं कि टाइम मिलता नहीं है। एक क्लास खत्म नहीं हुई, दूसरी क्लास फिर आपके सर पर आ जाती है, फिर आप सोचते हैं बाद में देख लूंगा, और बात करते करते एक समय होता है जो पूरी सीरीज आपसे स्किप हो जाती है, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपका विषय तैयार नहीं हो पाता, और फिर जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो फिर भगवान जी से कहते हैं इस बार एक बार और मदद कर दीजिए, लेकिन भगवान जी आपकी मदद नहीं करते हैं, जो कि आप जानते हैं। ठीक है, बाकी की बातें करेंगे किसी और दिन। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।